जय हिंद बच्चों। चैप्टर 4 करेंगे आज हम परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो, हमने लास्ट चैप्टर किया था परमाणु और अणु। तो परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम उसी परमाणु के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के अंदर कितने प्रकार के अपरमाणु कण होते हैं, मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, और संयोजकता क्या होती है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में कवर करने की। सबसे पहले इस पेज पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, उनको मैंने क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लिखा है। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो अब हम क्या कहेंगे कि भाई इस परमाणु के अंदर भी और जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उनको कहते हैं अपरमाणुक कण। वो 3 अपरमाणुक कण क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंटेशन हुई तो कुछ किरणों की खोज की गई। तो किस वैज्ञानिक ने कैनाल किरणों की खोज की? गोल्डस्टीन ने। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? जे टॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे चैडविक ने। तो ये 1 मार्क में आ जाते हैं, इसलिए ये आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद एक और 1 मार्कर है कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कणों का उपयोग रदरफोर्ड ने किया था जब उसने अपना परमाणु का मॉडल दिया था उसके अध्ययन के लिए। तो अल्फा कण क्या होते हैं और इन पर क्या आवेश होता है? अल्फा कण एक्चुअली हीलियम होते हैं, हीलियम के कण होते हैं, और हीलियम का द्रव्यमान होता है 4, और इन पर आवेश क्या होता है? इन पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। तो ये हम एक बार प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ये डिफरेंसेस करेंगे। अच्छा, अब जो है कैनाल किरणें क्या होती हैं, ये जो टेक्स्ट के बीच में क्वेश्चन है ये भी हम साथ साथ करेंगे। कैनाल किरणें जो हैं वो धनावेशित किरणें होती हैं, और इनकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। अब इतना थोड़ा सा बेसिक तो हमें पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं उन पर धनावेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ऋणावेश होता है, ठीक है। इतना हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा डिटेल में हम आगे करेंगे इसका। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यदि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो क्या इस पर कोई आवेश होगा या नहीं? देखो, एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, संतुलित कर देंगे, इसीलिए ऐसे परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होगा। तो इसका आंसर आप यही लिखोगे, इस पर कोई आवेश नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, और वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, संतुलित कर देंगे। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो परमाणु के मॉडल दिए थे, सबसे पहले है टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो टॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल दिया था, उसने उसके मॉडल के अकॉर्डिंग जो परमाणु की संरचना है ना, वो आप मान लो एक तरबूज की तरह है, और जो तरबूज का जो भाग है, जो लाल वाला है, जो हम खाते हैं, उसको उस पर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो जो तरबूज के अंदर बीज होते हैं, जगह जगह धसे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बीज की भांति माना उसने। तो ये सबसे पहले इसने परमाणु का मॉडल दिया था। तो इसके 2 पॉइंट क्या हैं, 2 मेन पॉइंट क्या है टॉमसन के परमाणु सिद्धांत के, कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि जो धन आवेश और ऋण आवेश है उनका परिमाण मतलब मात्रा, वो बराबर होते हैं। तो इसीलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपने इस मॉडल के याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो परमाणु का मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थोड़ा समझो इसको। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोने की एक पन्नी ली, जैसे आप मिठाई खाते हैं ना, चांदी का वर्क होता है, तो उससे भी पतली इन्होंने सोने की पन्नी ली, ऐसे बहुत ही पतली, वेरी थिन। लेकिन इतनी थिन होने के बाद भी वो कितनी मोटी थी? 1000 परमाणुओं को एक दूसरे के ऊपर रख दो, उनके बराबर वो मोटी थी, ठीक है। यानी कि जितनी मैक्सिमम पतली बना सकता था उतनी उसने यूज़ करी। उसके बाद क्या किया? उसने उस पन्नी को लिया, सपोज कोई पेपर है ना, और ये वो पन्नी है, सोने की पन्नी, और इस पे उसने अल्फा कणों की बौछार करी। कौन से कणों की बौछार करी? अल्फा कणों की। तो अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण
पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम के कण होते हैं, धनावेश होता है इन पे और इनका द्रव्यमान होता है 4u। और ये अल्फा कणों की बौछार करने के बाद उसको क्या रिजल्ट क्या मिले कि जो मैक्सिमम जो तेज गति से चल रहे अल्फा कण थे वो इस सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, ठीक है, और कुछ थे जो किसी एक छोटे एंगल पे मुड़ गए। और इतने सारे कणों में से लगभग यूं समझ लो 12,000 में से कोई एक कण बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पे वापस आ गया, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जो बिल्कुल सीधे निकल गए वो तो जो परमाणु का ऋण आवेशित भाग है जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ से निकल गए, और जो थोड़े बहुत एंगल से इस नाभिक पे टकराए वो किसी एंगल पे मुड़ गए, थोड़े बहुत किनारे पे टकराए, और जो बिल्कुल सीधे सेंटर में टकराए वो 180 डिग्री पे वापस चले गए, ठीक है। लेकिन इनकी संख्या, इन किरणों की संख्या, इन कणों की संख्या बहुत कम थी। कितनी बताई मैंने? 12,000 कणों में से कोई एक कण वापस आ गया। तो इसके आधार पर उसने क्या मतलब कंक्लूड किया, क्या इसके जो इसका परमाणु मॉडल था उसके क्या मुख्य बिंदु थे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये दे रखा है बेटा, ये मुख्य बिंदु जो आपने याद रखने हैं रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के मुख्य बिंदु। तो इसके एक्सपेरिमेंट से परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी, केंद्रक की खोज हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक और निष्कर्ष निकला था इसके एक्सपेरिमेंट से कि जो नाभिक है ना वो परमाणु के मुकाबले में 10 की शक्ति 5 गुना छोटा है, यानी कि नाभिक की त्रिज्या बहुत कम है परमाणु की त्रिज्या के मुकाबले में। कितनी कम है? 10 की शक्ति 5 गुना छोटा है नाभिक परमाणु के मुकाबले में। ये याद रखना, ये 1 मार्क में आ जाता है। उसके बाद 3 मुख्य बिंदु क्या हो गए कि परमाणु का जो केंद्र है यानी कि नाभिक है वो धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु का सारा द्रव्यमान किसमें होता है? नाभिक में। पूरा द्रव्यमान किसमें भरा हुआ होता है परमाणु का? एक उसके नाभिक के अंदर होता है। ये याद रखना पॉइंट, आगे करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। अब इसकी कुछ कमियां भी थी, ये कमियों के कुछ 2-3 पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है ना। कि इसमें ये है कि भाई इसका एक मुख्य जो ड्रॉबैक था वो ये था कि भाई ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि जब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और धीरे धीरे वो नाभिक से टकरा जाएगा। तो इसकी कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं थी। उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल है जो अभी भी मान्य है आपका। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, यानी कि वो ऊर्जा विकिरित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ड्रॉबैक वहाँ का इसका खत्म हो गया। अब इसके बाद जो परमाणु का मॉडल है वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये हमारा हो गया नाभिक परमाणु का। ये पहला कोश, पहले कोश को कक्ष को नाम दे दिया गया K, यानी कि n बराबर है 1, पहला कोश K। दूसरा कोश L में नंबर ऑफ कोश, कौन सा कोश है? सेकंड नंबर का है। उसके बाद M, उसके बाद N और उसके बाद सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। तो हम जो आपकी क्लास में अभी जो करेंगे जितने भी तत्व उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे वो आपके 3 कोश तक ही पूरा हो जाएगा। आगे जो हायर क्लासेस में करोगे आप बाकी के कोश। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से भरे जाते हैं इन कोशों में, उसके लिए एक नियम है जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो नियम क्या है? 2n²। n क्या है? कोश की संख्या। यानी कि ऐसा नहीं अपनी मर्जी से हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कोशों में, नहीं। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले कोश के लिए n क्या हो गया? 1। तो क्या करोगे आप? 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणा 1 2। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में भर गए तो अगला कोश भरना शुरू हो जाएगा। अगले कोश के लिए n क्या हो गया? 2, ठीक है। तो n की जगह हम क्या लिख देंगे? 2। देखो इसमें 2n का स्क्वायर, n की जगह हमने 2 लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 4 को 2 से गुणा करोगे 8। अब थर्ड कोश में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूनी 18, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ कोश का। तो ये इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन इन कोशों में भरे जाते हैं। अगले पेज पे दे रखा है, ये मैंने यहीं करा दिया है। आफ्टर दैट कुछ
कुछ क्वेश्चंस हैं। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करो। आपने कुछ नहीं करना, थॉमसन के मॉडल के जो दोनों पॉइंट हैं वो आपने इसमें लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है। परमाणु के नाभिक में अब अल्फा कणों पे पॉजिटिव चार्ज था और नाभिक से टकरा के वो वापस आ रही हैं, तो यानी कि नाभिक में भी पॉजिटिवली चार्ज कण ही हैं। तो कौन से कण हैं? प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा कणों को विक्षेपित कर देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाओ। आपने 3 कक्षाओं वाला बस चित्र बना देना है। बीच में नाभिक, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। पहले का नाम लिख दो KLM और कोश की संख्या लिख दो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड अपरमाणु कण है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? नाम है वैज्ञानिक का J चैडविक, की हमने 1 मार्कर में पहले कर लिया है। अब हम इनके डिफरेंसेस करेंगे और कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है। उससे पहले हम जो है परमाणु की संरचना को थोड़ा डिटेल में करते हैं। अब जो नाभिक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ समझाने के लिए। नाभिक के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और नाभिक के बाहर इन कोशों में क्या क्या होते हैं। कोशों में होते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन इन कोशों में होते हैं, ठीक है। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इस तरीके से। हमने क्या करना है, हर एक जो परमाणु है अपना बाह्यतम कोश पूर्ण करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? या तो इलेक्ट्रॉन दे के, या इलेक्ट्रॉन लेके, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। अब चलो उतनी डिटेल में जाने से पहले ना हम एक बार ये जो दे रखे हैं ना, पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, आपने प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाना है, ये ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। अब ये टेबल समझने के लिए आपको एक नेक्स्ट पेज पे और एक टेबल दे रखी है, ये करते हैं हम। सबसे पहले देखो, हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर कोशों में चक्कर लगाते हैं। लोकेशन पता चल गई, ठीक है। प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये अनावेशित होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे होता है ऋण आवेश, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। अब एक किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे आप देख लो नेक्स्ट पेज पे। ये देखो हमारा हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व में प्रोटॉन कितने हैं? 1, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। दूसरी चीज, न्यूट्रॉन जो है कैसे निकालेंगे हम, या अगर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखे हैं तो हम द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा है कि परमाणु का सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में। सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में। और नाभिक में कौन से कण विद्यमान है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर परमाणु का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, आपको द्रव्यमान निकालना है, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दोगे तो आपको परमाणु की द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। करते हैं, आप देखो आगे। अब हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब एक और चीज़ यहीं पे समझा रही हूँ, परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या है वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि आपको एक चीज़ याद हो गई तो आपको 3 चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे? अगर आपको प्रोटॉन की संख्या याद हो गई तो आपको परमाणु संख्या पता चल गई। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। देख लो। अब यहाँ पे द्रव्यमान दे ही नहीं रखा इस टेबल में, तो आप द्रव्यमान कैसे निकालोगे? आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। समझ आ गई? दोबारा बता रही हूँ, किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु का सारा द्रव्यमान भी कहाँ होता है? उसके नाभिक में होता है, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है तो आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? उसका द्रव्यमान आ जाएगा। आपने ये 2 चीज़ें याद रख लेनी है, मतलब एक तरीके से जैसे टेबल याद करते थे ना बचपन में, वैसे ये 2 चीज़ें याद कर लेनी है। कहाँ तक? 20 तक तत्वों की, सिर्फ 20 तक कर लो, इसी में आपका काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर पेपर में पूछा गया ना तो वो आपको देंगे, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या दी जाएगी आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, और क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है इसके नाभिक में तो इसीलिए इसकी द्रव्यमान संख्या
एक ही है, ठीक है। अब इसके और समस्थानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी तक एक ही समस्थानिक प्रोटियम का याद रख लो आप। उसके बाद है हीलियम। हीलियम में प्रोटॉन है 2, न्यूट्रॉन भी 2, तो द्रव्यमान कितना आ गया 4। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बता दिया जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं, तो परमाणु संख्या भी याद हो गई 2, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप 2 चीज़ें याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगी। क्लियर? क्या 2 चीज़ें? ये 2 चीज़ें याद रख लो, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। लिथियम की कितनी है? परमाणु संख्या है 3, ठीक है। प्रोटॉन भी कितने हो गए 3, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 3। अब हमें अगर द्रव्यमान याद है इसका, हमें द्रव्यमान याद है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। हमें द्रव्यमान दे रखा है पेपर में, हमें परमाणु संख्या दे रखी है, और हमें ये पूछ लिया कि लिथियम का न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसमें से ये घटा दो, वो आपके आ जाएंगे न्यूट्रॉन। बेरिलियम में देख लो, इसका द्रव्यमान कितना है 9, और परमाणु संख्या कितनी है 4, ठीक है। परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या। अब द्रव्यमान में से अगर प्रोटॉन घटा दोगे तो क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 9 में से 4 घटा दोगे तो क्या आ जाएंगे? 5 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके 20 तक तत्वों के मैंने इसमें लिख रखे हैं, तो कैल्शियम तक आपको याद करने हैं। क्या क्या चीज़ें? ये 2 चीज़ याद रख लो बेटा, तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, द्रव्यमान और परमाणु संख्या। ओके। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परिभाषा पूछ ले तो कोई बताओ। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इसको जोड़ दो, वही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अगर कोई तुम्हें बोले परिभाषा दो परमाणु संख्या की, तो क्या बताओगे? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस पर क्या आवेश होगा? तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है वापस आ जाते हैं। देखो, ये वही फॉर्मूला जो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे कोशों में। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक बना दिया और एक कोश बना दिया और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब लिथियम है, थर्ड तत्व लिथियम, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोश में भर दिए 2। पहले कोश में हमें पता है सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं भर सकते अपनी मर्जी से। 2 भरते ही आपको नेक्स्ट कोश स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, वो नेक्स्ट सेकंड कोश में आ गया। उसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, 2 पहले कोश में और 2 ही दूसरे कोश में। अब है आपका बोरोन, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो पहले कोश में आगे 2 और दूसरे कोश में आगे 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नियोन, नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 10। कितने होते हैं? 10। तो पहले कोश में आगे 2 और दूसरे कोश में आगे 8, तो इसका बाहरी कोश पूरा भरा हुआ है, इसका बाहरी कोश भी पूरा भरा हुआ है, इसका बाहरी कोश भी पूरा भरा हुआ है। इसके पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8। दूसरे में 8 भरते ही बेटा आपने तीसरा कोश शुरू कर देना है। आप 8 से ज़्यादा भर ही नहीं सकते किसी कोश में। हर एक परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। अब एक और इसी में टॉपिक में कवर करूंगी, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता होती है किसी भी तत्व के परमाणु की जो संयोजन क्षमता होती है, ठीक है ना, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, किस तरीके से बना सकता है, वो संयोजन क्षमता को ही कहते हैं संयोजकता। अब जैसे देखो, ये हाइड्रोजन है, इसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही कोश है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो गई 1, ठीक है। इसकी संयोजकता क्या हो गई? 1। ये हीलियम है, इसके पास एक ही कोश है और इसके बाहरी कोश पूरा भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं आ सकते हैं और 2 पूरे भरे हुए हैं, तो इसकी संयोजकता होगी 0। बताएंगे क्यों, इसका रीजन भी। अब नियोन है, इसके बाहरी कोश में पहले कोश में हो गए 2, दूसरे कोश में हो गए 8, इसका बाहरी कोश पूरी रूप से भरा हुआ है, इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी? 0। ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, क्योंकि इसका तो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसकी देखो, इसके बाद भी तीनों कोश पूरे रूप से भरे हुए हैं, तो इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी? 0। अब इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी होगी 1, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। अब संयोजकता कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं
उससे संयोजकता हम बता सकते हैं। कब तक? जब तक बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 4, इसके में 3 है तो संयोजकता 3, इसके में 2 है तो संयोजकता 2, इसके में 1 है तो संयोजकता 1। अब इसका बताओ तुम। ओके, सोडियम, इसके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी? 1। इसका बताओ। इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता बेटा 7 नहीं होगी, इसकी संयोजकता होगी 1। 2 तरीके से संयोजकता निकाली जाती है। अगर बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तक हैं, 1 2 3 4, तो वही संयोजकता हो जाएगी। अगर 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? 8 माइनस बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2 और चाहिए। तो इसको 8 में से 6 घटाओगे, 2 और चाहिए, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की? 2। अब इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। अब इसको 8 पूरा करने के लिए एक और चाहिए, तो क्या करोगे? 8 में से 7 गया 1, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1। तो देख लो इस टेबल में यहाँ पे लास्ट में संयोजकता दे रखी है। हाइड्रोजन की 1 है, हीलियम की 0 क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही कोश है और वो पूरा भरा हुआ है। पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें 2 पूरे भरे हुए हैं, इसलिए इसकी संयोजकता क्या है? 0। अगला है लिथियम, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 है। इसके बाहरी कोश में 2 है तो इसकी संयोजकता 2 है, ठीक है। अब देखो जी इस पे आ जाओ। एल्यूमिनियम, इसके बाहरी कोश में 3 है तो इसकी संयोजकता क्या है? 3। नियोन देखो, इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या है? 0। क्यों है 0? क्योंकि बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे संयोजकता? या तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, तो 8 माइनस वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 में से 5 गए 3, 8 में से 6 गए 2, यानी कि अपने 8 पूरे करने के लिए इसको कितने और चाहिए, ठीक है। अब इसके तो 8 पूरे ही हैं, इसको तो चाहिए ही नहीं, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो ये आपका संयोजकता वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इनके कुछ। जैसे ये है, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। ओके, ये मैंने कहीं किया हुआ है, करते हैं चलो। ये है कार्बन और ये है सोडियम। कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, प्रोटॉन कितने होते हैं उसमें? 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6। हमने इलेक्ट्रॉन वितरण ही लिखना है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटा दोगे तो वो हमारे न्यूट्रॉन आ गए, ठीक है। इतना ना भी लिखो, तुम सीधा लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वितरण। कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, पहले कोश में कितने आगे? 2, दूसरे कोश में कितने आगे? 4। ऐसे बना दो, नाभिक बना के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख दो, और बाहरी कोश में पहले कोश में आगे 2, दूसरे कोश में आगे 4, बस इतना करना है। उसके बाद है सोडियम। सोडियम का द्रव्यमान होता है 23। बेटा वो टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी कर सकते हो आप ये इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने ही होंगे? 11, ठीक है ना। अब द्रव्यमान में से अगर आप प्रोटॉन घटा दोगे तो वो हमारे आ जाएंगे न्यूट्रॉन। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया, आप सीधा ये एक लाइन लिखो। इलेक्ट्रॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करोगे? बंटवारा कैसे करोगे? पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8, क्योंकि 8 से ज़्यादा हम भर नहीं सकते हैं, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो तीसरे कोश में आ जाएगा, ठीक है। नाभिक बनाया, पहला कोश, दूसरा कोश और तीसरा कोश। आपने कोशिश करनी है सर्कुलर बनाने की, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो 2 इसमें, 8 इसमें, और लास्ट कोश में कितने हो गए? 1। अब इनकी संयोजकता बताओ ज़रा मुझे। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 4। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 1, ठीक है। अब इसकी बताओ संयोजकता ज़रा मुझे। चलो तुम्हारा टेस्ट भी हो रहा है साथ साथ। इसकी संयोजकता बताओ। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो इसकी संयोजकता 7 थोड़ी ना होगी, क्या होगी? 8 माइनस 7, यानी कि इसको अपना 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसकी संयोजकता हो जाएगी, ठीक है बेटा। 8 माइनस 7, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, और इसकी भी 1 है, यानी कि ये 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, और ये 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ठीक है। तो संयोजकता वही होती है किसी भी तत्व के परमाणुओं की संयोजन करने की क्षमता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अगला क्वेश्चन बेटा। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में भी आ रखा है लास्ट ईयर के, मैं अभी दिखाती हूँ सेम क्वेश्चन। ये देखो, किसी परमाणु का K और L कोश भरा हुआ है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखो
K पहला कोश हो गया, L दूसरा कोश हो गया। K कोश में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोश में 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। अच्छा, अब है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र ज्ञात करो। रासायनिक सूत्र क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ये पिछले पार्ट से है। कार्बन की संयोजकता कितनी है 4, क्लोरीन की संयोजकता कितनी है 1। ये इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, क्या आ जाएगा CCl4। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हो गया 1 नंबर में, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे करते हैं, पहले चैप्टर पूरा करते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। संयोजकता कर लिया है हमने। अब आते हैं बेटे, ये इतना पूरा पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी बजाय मैंने सिंपल सी परिभाषा और सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी में ऐसे ही लिख लेना। संयोजकता क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे उसकी संयोजकता कहते हैं। और इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 8 माइनस बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे ज्ञात किया जाता है। जिसके बाहरी कोश पूरा भरा हुआ हो तो उसकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, पहले कोश में आगे 2, दूसरे कोश में आगे 6, ठीक है। तो अब इसकी संयोजकता 6 थोड़ी ना हो जाएगी, क्या फॉर्मूला बताया हमने कि 8 अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 8 में से 6 घटा दोगे तो इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी 2। अब क्लोरीन है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने आगे 7। अब 7 हैं तो इसकी संयोजकता क्या होगी 8 माइनस 7 1, ठीक है ना। अब है बेरिलियम, इसके हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोश में आगे 2, दूसरे कोश में 2, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोश में आगे 2, दूसरे में 8, 2 और 8 10, बच के 2 तीसरे कोश में आगे, तो इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी 2, ठीक है बेटा। अब है सल्फर की, बताओ सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोश में 2 आगे, दूसरे में 8 और तीसरे में हमारे बच गए 10 और 6 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में, तो इसकी संयोजकता कैसे हो जाएगी 8 माइनस 6 2 आ जाएगा इसका। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, अगला है, नेक्स्ट है हमारा संयोजकता हमारा हो गया है, ये टेबल याद कर लेना, ये हो गई है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्लोरीन का मैंने बता दिया, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17 परमाणु संख्या यानी 17 प्रोटॉन यानी 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 17 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों को बांट लो 3 अलग अलग कोशों में, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। संयोजकता पता चल गई हमें कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई 1, ठीक है। ऐसी मैग्नीशियम की बताओ, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 12 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12, संयोजकता निकाल लो इलेक्ट्रॉन बांट के, है कि नहीं इजी। उसके बाद है आपका सल्फर भी हमने इसी में किया है, मैग्नीशियम भी किया हुआ और क्लोरीन भी किया हुआ है, तीनों हमारे इसी क्वेश्चन में मैंने कवर कर रखे हैं, तो ये तो हमारा रिपीट नहीं हम करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद है परमाणु संख्या क्या होती है, ये मैंने पहले भी बताया है, प्रोटोनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, और इसको दर्शाते कैसे हैं Z से। तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो क्या कैसे क्वेश्चन आता है, एक तत्व की Z 3 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। देखो ये अभ्यास का ही क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं साथ साथ। ये देखो, यदि तत्व का Z 3 है, अब तुम सोचोगे भाई ये Z क्या बला है, ये Z कुछ नहीं है, Z परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो भाई Z 3 है, परमाणु संख्या 3 है, तो प्रोटॉन भी 3 होंगे, 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बांटोगे, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 1, तो संयोजकता क्या हो गई 1 हो गई। और ये तत्व का नाम क्या है, तत्व का नाम भी बताना है आपने, तत्व का नाम क्या है लिथियम, क्योंकि 3 परमाणु संख्या किसकी होती है, 3 परमाणु संख्या होती है हमारी लिथियम की। तो बेटा ये टेबल बहुत ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, इसको याद करे बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये लिख लो, ठीक है। उसी तरीके से द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन आपने याद करनी है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन दे रखे हैं कार्बन में 6, न्यूट्रॉन दे रखे हैं 6, दोनों को जोड़ दो, ये कार्बन का द्रव्यमान आ गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन होते हैं, 14 न्यूट्रॉन होते हैं, तो द्रव्यमान कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब तत्व को दर्शाते कैसे हैं, पहले तत्व का प्रतीक लिखेंगे बीच में, जैसे कार्बन है, कार्बन का प्रतीक होता है C, ठीक है ना, ये तो हमने पिछले पार्ट में कर लिए थे। इसके नीचे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे
लिखेंगे हम नीचे परमाणु संख्या और ऊपर की तरफ लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना देंगे, इधर राइट में नहीं लिख देंगे अपनी मर्जी से। कैसे लिखते हैं, बीच में यहाँ पे तत्व का प्रतीक, ऊपर द्रव्यमान और नीचे आपकी परमाणु संख्या। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ रखा है लास्ट ईयर के फाइनल पेपर में, इतना आसान। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। हमने क्या बोला, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन 8 दे रखे तो परमाणु संख्या क्या होगी, 8। क्या इस पर कोई आवेश होगा, नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। देखो मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास पेपर पड़ा है, ये देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रखे हैं। सेम क्वेश्चन आ रखा है, ये देखो फाइनल पेपर में। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 8 हैं, प्रोटॉन 8 हैं, तो परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 है। ठीक है। परमाणु का आवेश क्या हो गया, कोई आवेश नहीं होगा, 0 आवेश होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ठीक है बेटा, अगला चलते हैं। अब लास्ट उसके बाद है ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो टेबल की सहायता से। टेबल की सहायता से क्यों ज्ञात करोगे भाई, अपना याद ही क्यों नहीं कर लो तुम। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, और सल्फर का कितना है द्रव्यमान, सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है, 32। ठीक है। तो ये याद कर लो, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए ये तो, एक नंबर के। उसके बाद समस्थानिक क्या होते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समस्थानिकों के क्या उपयोग हैं, ये पेपर में मोस्टली आता है, इस पेपर में भी आ रखा है, अभी दिखाती हूँ। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो, उनको कहते हैं समस्थानिक। ये परिभाषा लिखनी है आपने। पहला पॉइंट, समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो, उनको क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है C612, एक होता है C614। दोनों में परमाणु संख्या तो 6 है, लेकिन इसका द्रव्यमान 12 है और इसका द्रव्यमान 14 है। तो ये कार्बन के 2 समस्थानिक हैं जो आपने याद दिमाग में बिठा लेने हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम, एक है ट्रीटियम। प्रोटियम में इसकी परमाणु संख्या 1 ही, द्रव्यमान संख्या। जो ड्यूटेरियम है परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान कितना है, 2। जो ट्रीटियम है जिसको T से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान कितना है, 3। तो हाइड्रोजन के पूछे कोई तुमसे कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक हैं। एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम, एक है ट्रीटियम। कार्बन के कितने समस्थानिक याद करने हैं तुमने, 2। एक है कार्बन 612, एक है कार्बन 614। क्लोरीन के कितने समस्थानिक हैं, 2। एक है क्लोरीन 1735, एक है क्लोरीन 1737। ठीक है। अब तुमको बोलोगे कि भाई क्लोरीन का द्रव्यमान तो मैडम टेबल में 35.5 दिया है आपने, फिर ये कैसे, बेटा ये भी बताएंगे। नेचर में इनकी परसेंटेज कुछ कुछ होती है, अलग अलग होती है। एक 75% होता है, एक 25% होता है, तो फिर एवरेज कैलकुलेट करोगे ना इनका जो द्रव्यमान, वो 35.5 ही आएगा। ठीक है, वो आगे करेंगे। अच्छा, अब समस्थानिकों की परिभाषा लिख के दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखना है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, और उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने समस्थानिक में लिखने हैं। और उसके बाद समस्थानिकों के उदाहरण, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ये कार्बन के समस्थानिक हैं, और ये क्लोरीन के समस्थानिक हैं। ये उदाहरण लिखने हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो क्या आता है कि समस्थानिकों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये यहाँ दे रखा है बेटा। इनको बिल्कुल दिमाग में ना अभी बिठा लो साथ साथ। सबसे पहले जो यूरेनियम एक तत्व है, उसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उसका प्रयोग होता है, ये पहला उपयोग है। दूसरा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट एक तत्व है, उस कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। ये इसमें से 1 मार्क में भी आते हैं। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, कोबाल्ट। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में होता है, आयोडीन। ठीक है बेटा, तो ये तीनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। ये देखो इसी सेम पेपर में आ रखे हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक का एक उदाहरण दो। तो एक उदाहरण दे दो किसी का भी। समस्थानिक क्या हो गया, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बराबर हो और द्रव्यमान अलग हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। एक उदाहरण दे दो, सबसे आसान है, C612 और दूसरा है C614। तो दोनों का परमाणु संख्या बराबर है और द्रव्यमान क्या है, अलग है। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन। ओके, अच्छा,
अब देखो ये कितने सिंपल आ रहे हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उदाहरण बता दो। कार्बन में परमाणु संख्या, प्रोटॉन होते हैं 6, न्यूट्रॉन होते हैं 6, दोनों को जोड़ दो, द्रव्यमान होता है 12। ये उदाहरण हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं संभारिक, लास्ट टॉपिक है संभारिक। देखो इस चैप्टर में से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल के लिए, ढंग से करो इसको। अब संभारिक क्या होते हैं, क्वेश्चन आपने लिखना है, संभारिक क्या होते हैं। संभारिक का एक उदाहरण बताओ। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। संभारिक, भारिक मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना, सम मतलब बराबर, जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो उनको कहते हैं संभारिक। तो अलग अलग परमाणु संख्या है, तो देखो ये है कैल्शियम, ये है आर्गन। कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20, आर्गन की परमाणु संख्या है 18, लेकिन दोनों का द्रव्यमान होता है 40। तो ये संभारिक का उदाहरण है, ठीक है बेटा। दोबारा बता रही हूँ मैं, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व, अलग अलग परमाणु संख्या तो तत्व भी अलग होंगे, ठीक है। तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उनको कहते हैं संभारिक। अब क्वेश्चन देखो, H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम में कौन से परमाणु तत्व होंगे और कितने कितने होंगे। अब प्रोटियम का करते हैं, देखो इसी में कर लेते हैं। प्रोटियम 1 1, ठीक है, एक परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान भी 1, ठीक है ना। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 0। क्यों भाई? क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, तो द्रव्यमान भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, तो घटा दोगे तो 0। अब आ जाते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। ड्यूटेरियम होता है ये, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या ये है, परमाणु संख्या ये है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है बेटा। ये परमाणु संख्या है, ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। ऐसे ही लिखते हैं ना हम तत्वों को। तो परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन भी 1, प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान में से ये घटा दो, ठीक है, द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना आ गया? 1। अब आ जाते हैं ट्रीटियम पे। ट्रीटियम का होता है द्रव्यमान 3, प्रोटॉन तो इसमें भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 3 में से 1 घटा दोगे 2। तो बस ये लिखना है आपने कि प्रोटियम, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्रीटियम, इनके नाम लिख देना। इनमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन है, ये आपने बताना है। 3 अवपरमाणु कण कौन से? अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक और समभारिक के एक जोड़े का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। देखो एक समस्थानिक का जोड़ा ले लो, सिंपल सा लो, 6 12 6 14, ये समस्थानिक का जोड़ा है। क्या है ये? समस्थानिक का जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है भाई, सीधी सी बात है। इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास या बंटवारा, इलेक्ट्रॉनिक वितरण, वितरण मतलब बंटवारा, ठीक है। पहले कोश में 2, दूसरे में 4। अब इसका बना दो। क्या बनाओगे? नाभिक। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, छोटा छोटा लिख दो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। पहले कोश में आ गए 2 और दूसरे कोश में कितने आ गए? 1 2 3 4। दोनों में सेम होगा, 2 बारी बना दो या 1 बारी बना दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों में सेम होगा। अब दूसरा है संभारिक का जोड़ा। संभारिक का जोड़ा क्या है? एक है कैल्शियम और एक है आर्गन, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करो, जितनी परमाणु संख्या उतनी प्रोटॉन की संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20। 20 का बंटवारा करो, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 18 हो गए। 8 से ज़्यादा हम भर नहीं सकते, तो 2 किस में जाएंगे? चौथे कोश में जाएंगे। ऐसे ही तो इसमें 4 कोश बना दो। ये हो गया नाभिक। पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बना दो आपके इस वाले कोश में, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका कैल्शियम का। अब आर्गन का बनाओ। आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18।
अब इनका बंटवारा करो, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10 और तीसरे में 8। ये तो बड़ा ही सिंपल है। नाभिक बना दिया, नाभिक में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद तीसरे कोश में 1 2 3 4 5 6 7 8। बस ये बनाना है, ये बन गया आर्गन का। बिल्कुल आसान है, बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कई बार। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें अभ्यास का, सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। यानी कि आपने इसमें अंतर बताना है। मैंने बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ जो आपको ईजिली याद हो जाएगा। बहुत सिंपल अंतर लिखे हैं, यही याद कर लेना। सबसे पहले प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, ये नाभिक के चारों ओर कोशों में चक्कर लगाते हैं और ये भी नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन भी नाभिक में होते हैं। इन पर धनावेश होता है, इन पर ऋणावेश होता है, इन पर कोई आवेश नहीं होता। इन्हें P+ द्वारा दर्शाया जाता है, इन्हें E- द्वारा दर्शाया जाता है, इन्हें N द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर होता है। इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का 1/2000वां भाग होता है और इनका द्रव्यमान भी हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो बिल्कुल सिंपल 4 डिफरेंसेस दे रखे हैं। 3 नंबर में है तो कोई भी 3 पॉइंट याद करके लिख देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत बार आता है। ठीक है, फटाफट याद हो जाएगा। तो ये इसी में से देख के आपने लिख लेना है कॉपी में। ये सारे क्वेश्चन जो मैं साथ साथ कराती जा रही हूँ। अच्छा, अब है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने करा दिया। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 2 परमाणु स्पीशीज़ के केंद्रकों का संगठन दिया गया है। एक X परमाणु की स्पीशीज़ है, एक Y है। X में प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 6। X का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 12। Y में प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है कितने 8। Y का द्रव्यमान कितना आ गया 14। ठीक है, इनकी द्रव्यमान संख्या पता चल गई। X का द्रव्यमान है 12 और Y का द्रव्यमान है 14। अब क्या है बेटा, इन दोनों में प्रोटॉन की संख्या बराबर है यानी कि इनकी दोनों की परमाणु संख्या बराबर है। दोनों की परमाणु संख्या बराबर है तो यानी कि इन स्पीशीज़ में क्या संबंध है, ये दोनों समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है, कार्बन के। लिख दो, कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, ये दोनों कार्बन के समस्थानिक हैं। उसके बाद ये तो आपको सिंपल है, जो गलत है उसको काटा लगा देना है पढ़ के, और जो सही है उसको टिक कर देना है। ये मैंने आंसर इसमें टिक कर रखे हैं, देख लेना। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए जिम्मेदार था, क्या उत्तरदायी था, परमाणु के केंद्रक की खोज की थी उसने। और उसके बाद समस्थानिकों में क्या चीज़ समान होती है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है, समान भौतिक गुण, नहीं ये भी नहीं होता। भिन्न रासायनिक गुण, ये भी गलत है। क्या चीज़ होती है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। ठीक है, सी वाला ठीक है। उसके बाद Cl नेगेटिव है बेटा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब Cl में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है 17। तो पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब Cl- पूछा गया, माइनस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में 8। तो इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें 8। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो 18, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछेगा यानी कि सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 8। ध्यान से करना। उसके बाद सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 11 को भरना है तुमने, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में 1 रह गया। तो यही इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद एक टेबल दे रखी है, बहुत सिंपल है बेटा। देखो, न्यूट्रॉन दे रखे हैं इसमें और परमाणु संख्या दे रखी है। न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या दोनों को आप जोड़ दो तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा हमारा, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई 19। ठीक है, उसके बाद अब जितने इसमें आपके परमाणु संख्या है उतनी ही क्या होगी प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि परमाणु संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या किसको कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। ठीक है, देख लेना अपनी टेबल में। उसके बाद सल्फर नाम तो दे ही रखा है। अब परमाणु संख्या 16 है तो प्रोटॉन भी 16 होंगे, प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, ये भी 16 आ जाएगा। अब ये है द्रव्यमान दे रखा है, प्रोटॉन दे रखे हैं। ठीक है ना, तो जितने प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु संख्या होती है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा 12, तो ये हमारा तत्व कौन सा आ जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान दे रखा है 2, प्रोटॉन दे रखे हैं 1, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतनी ही परमाणु संख्या। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 2 में से 1 घटा दो 1। अब ये कौन सा आ जाएगा, ये ड्यूटीरियम आ गया हमारा। क्या आ गया हमारा, ये ड्यूटीरियम। उसके बाद अगले में क्या दे रखा, देखो द्रव्यमान 1 दे रखा है, प्रोटॉन 1 दे रखे हैं
और इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकला हुआ है, तो ये H पॉजिटिव होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें से, ठीक है। और परमाणु संख्या क्या होगी इसकी, 1, तो ये H पॉजिटिव होगा। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे जितने मैंने कराए हैं बस उतने कर लेना, इससे एक्स्ट्रा की आपको इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल में इस चैप्टर में से देखो मैंने तुम्हें दिखा भी दिए कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। संभारी क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये देखो, अच्छा एक ये क्वेश्चन है, ये बीच में एक टॉपिक रह गया, ये भी कर लेते हैं। देखो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, एक 35 वाला और एक का द्रव्यमान 35 है, एक का द्रव्यमान 37 है। जो प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में जो इन दोनों का अनुपात होता है वो 3:1 में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला ज़्यादा पाया जाता है और ये वाला जो है 25% पाया जाता है, ये 75% होता है। तो औसत द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे क्लोरीन का, 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35.5। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभ्यास का दे रखा है, ये वाला, ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे यही फॉर्मूला लगा के इसी तरीके से, ठीक है ना। और इसका आपका आंसर आएगा 80.00 करके कुछ आएगा, तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ 80। आप खुद सॉल्व करना, ना आए तो मेरे से क्लास में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।